भैया मैं तो चश्मा लगाता हूं, भैया मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है, भैया मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम है, भैया मैं तो ओबीसी में हूं लेकिन मैंने अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, तो क्या मेरे को सर्टिफिकेट की नीड होगी? भैया मेरा जो सर्टिफिकेट है वो बहुत पुराना है। इस टाइप के ना जाने कितने डाउट्स आप लोगों के हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, रटे रटाए सवालों के जवाब तो मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूं, जो सबने आप लोगों को दे दिए होंगे। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूंगा कि वहां जाके आपके साथ क्या क्या होता है। और अगर आप लोगों के सर्टिफिकेट में आपकी मम्मी का, पापा का, आपका नाम गलत है, आप लोगों ने स्टेट का सर्टिफिकेट लगा दिया है ओबीसी का या एससी एसटी का, जबकि आपको लगाना था सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप लोगों के पास जो सर्टिफिकेट है वो डिजिटल वाला सर्टिफिकेट है, क्या आपको दोबारा से सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता है या नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। ये घबराने की बात नहीं है। जो आप लोग घबरा रहे हैं ना, ये खुशी की बात है। आप लोगों ने स्टेज क्लियर की है। आप लोग उन बरसाती मेंढकों के मुंह पे तमाचा हो जो रो रहे हैं बैठ के कि लास्ट टाइम पे ही पढ़ लेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं यहां पे है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए, पिछली बार एएलपी और टेक्नीशियन दोनों सेम ही टाइम पे हुए थे, तो मैंने एएलपी टेक्नीशियन दोनों का ही दिया। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो गाइज, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बताता हूं वहां पे होगा क्या। देखिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी की सारी चीजें भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। कितने सेट्स चाहिए, ठीक है, इन सारे के सारे सवालों के बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहले कुछ लोगों के सवाल हैं जिन सवालों पर मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसे कि सबसे पहला सवाल है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो डिजिटल बना हुआ है, यानी कि आपके उसमें लिखा हुआ आता है, मेरे पास भी डिजिटल ही है, उसमें लिखा हुआ आता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, ऐसे लिखा हुआ आता है। समझ रहे? तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि क्या ये चल जाएगा या नहीं चलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जितने भी डीबी हुए रेलवे के अंदर, मैंने सब में वही लगाया है और वो चलता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित। मेरे पास अभी भी वही है और हमेशा वो चलता रहा है। जो आपके जन सेवा केंद्र बनाते हैं वो पूरी तरीके से वैलिड है। आप रेलवे के फॉर्मेट पे अगर नहीं भी बनवाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं उस पर लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होता है, वो उसमें लिखा हुआ आता है। ये समझ रहे हो? बस ये ध्यान रखना स्टेट गवर्नमेंट का ना हो, उसमें ऊपर लिखा हुआ होता है कि राज्य सरकार की नौकरियों के लिए है या केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए है। मैं आपको यहां पे दिखा सकता हूं, मेरे पास है यहां पे। देखिए, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहां पे पूरा का पूरा लिखा होता है। देखो गाइस, इस पे सर्टिफिकेट पे यहां पे ये देखिए, इस पे मोड़ के दिखा देता हूं मैं, ये तो बेकार ही हो गया। देखो यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इस चीज को देखिए आप, ये वाली चीज लिखी रहती है मेरे प्यारे बच्चों इस पे। एक मिनट, ये मोड़ भी नहीं रहा है गाइस। यहाँ पे देखिए, इस पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट। यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर उस पे लिखा हुआ है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो वो एलिजिबल है। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आती है इसकी वैलिडिटी की बात। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैसे रियल में आप लोगों के पास 6 महीने से ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। वहां पे आपको 2 सर्टिफिकेट लेके जाने होते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं रियल में वहां क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे ही हम पहुंचते हैं, इसके बारे में बता देते हैं, बाकी बाद में बात करेंगे। तो इसको जब चेक करेंगे वो, तो आपसे एक सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो उस टाइम का जब आपने फॉर्म फिल किया था, किस बेस पे फॉर्म फिल किया था। तो कई बार वो वाला सर्टिफिकेट नहीं भी होता है तो माफ कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन लेटेस्ट सर्टिफिकेट उन लोगों को डिमांड होती है, और कई जगह पे ऐसा देखा जाता है कि उन्हें लेटेस्ट की डिमांड ही नहीं है। जिस टाइम पे आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम का आप सर्टिफिकेट उनको दिखा दीजिए कि क्या आप जिस टाइम पे फॉर्म फिल किए थे उस टाइम आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, बस हो गया काम। तो मेरे हिसाब से आपके पास 2 सर्टिफिकेट होने चाहिए। एक भी चल जाएगा अगर 6 महीने का गैप है तो। कहते हैं कि 6 महीने से ज्यादा पुराना, वैसे वैलिडिटी तो 3 साल तक होती है इसकी, लेकिन 6 महीने तक का सर्टिफिकेट चल जाता है। तो अगर आपने बनवाया हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है, चल जाएगा। और हाँ, एक बात और, अगर मान लेते हैं नहीं है आपके पास, तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो आपको उसके लिए टाइम देते हैं, बिल्कुल घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी। एक बच्चा ये बोल रहा है कि भैया रेलवे का फॉर्मेट ही जरूरी है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बच्चे का सवाल है कि वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्या उसको सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत है? देखो, कायदा तो यही कहता है। मैं खुद अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई था, मैंने उनसे कहा भी कि सर मैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई हूं, मेरे को ओबीसी सर्टिफिकेट देने की जरूरत क्या है? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप
से भी ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि आप भले ही अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई हैं, आपका अब तक अनरिजर्व कैटेगरी थी ना, लेकिन जब आप रेलवे के अंदर सर्विस में एंटर होने वाले हैं तो आप वहां पे अनरिजर्व का फायदा लेना चाहते हैं कि ओबीसी का फायदा लेना चाहते हैं, क्योंकि आगे प्रमोशन में भी बहुत सारी सीटों का डिफरेंस आता है। आगे जब आप म्यूचुअल ट्रांसफर लेते हैं तब भी आप ओबीसी से ही म्यूचुअल ट्रांसफर लेंगे, एससी वाले एससी से ही लेंगे। तो अभी के लिए आप लोगों को जो सीट मिलनी है कि मैं ओबीसी की सीट ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, आप सीट तो ले सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। अगर आपने सारी की सारी पोस्ट के लिए क्लियर है तो आप सीट तो ले सकते हैं, लेकिन आपको काउंट ओबीसी में ही किया जाएगा। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ये बात समझ लेना। लेकिन आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आपको ले लिया जाएगा, ये बात हो गई। अब मैं और सवालों के जवाब देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत अच्छा सवाल था। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्या भैया दोबारा से कट ऑफ लगेगी? दोबारा से मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप सोच रहे हैं ना अभी कि मेरा फाइनल हो गया, मेरे को तो यही मिल जाएगी जो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस दे दी है, ऐसा नहीं है। आप लोगों के मेडिकल स्टैंडर्ड को देखते हुए मान लेते हैं जो पहली कैटेगरी आपने चूज की थी उसका मेडिकल स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि B1 है या A3 है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 निकला, तो आप लोगों को जो पोस्ट मिलेगी वो B2 की ही मिलेगी, वो भी तब जब आपने उसकी कट ऑफ क्लियर कर रखी हो। ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपकी कट ऑफ क्लियर है, उसके बावजूद भी आपको सीट नहीं मिली। उसके पीछे रीजन क्या होगा वो सुन लीजिए। उसके पीछे रीजन ऐसा हो सकता है कि आपने जिस पोस्ट की कट ऑफ क्लियर की है उस पोस्ट के लायक अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, और दूसरी ऐसी पोस्ट जिसकी आपसे कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बाहर हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दो पोस्ट मान लेते हैं, एक पोस्ट है जो आपने चूज की है, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड आपसे मैच नहीं किया, उसकी लोअर कट ऑफ थी, लेकिन एक हायर कट ऑफ वाली पोस्ट है, उसकी तुमसे कट ऑफ ही क्लियर नहीं, उसका तुम्हारा मेडिकल स्टैंडर्ड है लेकिन उसकी तुम्हारी कट ऑफ क्लियर नहीं है, तो वो आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। इस टाइप की चीजें भी देखी जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अधूरी जानकारी के बिना अपने डिसीजन मत ले लिया करिए। कुछ लोग डिसीजन ले लेते हैं कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, थोड़ी सी जानकारी रखना सीखिए। दूसरी चीज, और दोबारा कट ऑफ लगेगी क्या? तो बिल्कुल, भले ही कट ऑफ ना लगे अब, क्योंकि अब तो आप लोग कम ही बच्चे निकलोगे ही बाहर, आने तो है नहीं, क्योंकि 1:1 में कट ऑफ भले ही ना लगे, लेकिन पैनल आएगा और उस पैनल में आपको आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही सीट्स मिलेंगी। नेक्स्ट है क्या दो बार ये हो गया। अच्छा, किसी के सर्टिफिकेट में अगर कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप लोगों को एफिडेविट बनवा के लेके जाना पड़ता है। उसका आप एफिडेविट बनवा के लेके जाएंगे जो आपको तहसील वगैरह में जाके बन जाता है। किसी भी कोर्ट कचहरी के बाहर जो बैठे रहते हैं उनसे आप जाएंगे तो वो बना के दे देंगे, उस पर स्टैंप लगता है और वो बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। उसमें आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और ये कहते हैं उसके अंदर कि ये मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये बिल्कुल सही है और मुझसे ये गलती हो गई थी फॉर्म फिल करते टाइम या जो भी। अब मैं इसका प्रॉमिस करता हूं कि जब आप चेक करेंगे तो मैं ही हूं ये, और मैं इस चीज की प्रॉमिस करता हूं अगर मैं गलत हुआ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का एक एफिडेविट बनता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे डाउट क्लियर हुए। अब बात कर लेते हैं अच्छा कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो किस बेस पे डिसाइड होगा कि A1 है, A2 है, A3 है। तो ये पूरा का पूरा डिसाइड आपकी आई फैक्टर से होता है, बाकी और कोई फैक्टर नहीं है। आपके पाइल्स की प्रॉब्लम है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम्स जरूर कंसीडर की जाएंगी, लेकिन उससे मेडिकल स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ आंखों से डिसाइड होता है। समझ आ गई? अब चलते हैं आगे की बातों पे। डॉक्यूमेंट्स क्या, अब मैं बताता हूं। अब प्रोसेस शुरू करते हैं हम लोगों का। जैसे ही आप जाएंगे वहां पे तो टाइम से थोड़ा सा पहुंच जाना, क्योंकि वो थोड़ा चिल्लाएंगे, फिर आप लोग नर्वस हो जाओगे, पता चला आपका बीपी हाई हो गया, हार्ट की धड़कनें बढ़ गई, फिर वहां पे ईसीजी टेस्ट हो रहा है वो गड़बड़ा गया। समझ रहे हैं? इसलिए टाइम से पहुंचना है वहां पे। 10 बजे अगर बुलाया है तो आप 10 बजे वहां पे पहुंच जाइए। वो लोग क्या करेंगे, पहले आपको कुछ फॉर्म दे देंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि देखो इस फॉर्म को इस टाइप से भरना है। समझ रहे हैं? आपके पास होना क्या क्या चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग, और अगर आप यहां पे भी देखेंगे तो वही चीजें बताई हैं। जो एडमिट कार्ड है, जो अभी डीबी के लिए एडमिट कार्ड आया है, वो एडमिट कार्ड की कम से कम 5 कॉपीज रख लेना। जरूरत 3 की है लेकिन 5 रख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 सेट्स इन्हें चाहिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका 10th, तो 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसे सनद बोलते हैं, और 10th की मार्कशीट, ये दोनों चीजें आपके पास होनी ही चाहिए।
इसके बाद 10th के बाद आपने अगर आईटीआई से फॉर्म फिल किया है तो आपके पास आईटीआई के सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट होनी चाहिए और फाइनल ईयर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? फाइनल ईयर का डिप्लोमा अगर वो नहीं आया है तो प्रोविजनल डिप्लोमा बनता है आपका, जो आपके कॉलेज देते हैं, लेकिन कॉलेज का स्टैंप जरूर लगवा लेना। कुछ स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि हमें मार्कशीट दे दी है ऐसी फाइनल ईयर की, लेकिन उस पर स्टैंप नहीं है। स्टैंप आपके पास होना चाहिए। प्रोविजनल डिप्लोमा भी बन जाता है फाइनल ईयर की मार्कशीट देख के। आप लोगों के पास अगर डिप्लोमा नहीं है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, उनसे कहिए कि मेरे को प्रोविजनल डिप्लोमा बना के दीजिए, तो वो प्रोविजनल डिप्लोमा बना के दे देंगे आपको। उस पर लेकिन स्टैंप लगवा लेना, प्रिंसिपल साइन भी करके देता है उस पर। और ना करके दे तो वो देगा ही देगा यार। वो आप दिखाना अपना ज्वाइनिंग कि मेरा नंबर आ गया, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो फिर शिकायत कर देना जाके। अगर ना दे तो देगा, वैसे 110% देगा वो, ठीक है? इसकी बात तो ये दो चीजें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो मैंने बता दिया आपके पास ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो जरूरत 6 की है, लेकिन 10-15 फोटो रख लो। अब फोटो कौन से, क्या फॉर्म वाले ही फोटो चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेटेस्ट फोटो होने चाहिए, 1 महीने से पुराने ज्यादा ना हो। वैसे वहां पे भी फोटो का ऑप्शन होता है, कई बार तो डिवीजन ही बुलवा लेता है, कई बार नहीं बुलवाता है। इसलिए परेशान होने से बचने के लिए 15 फोटो अपने पास रखिए। और अगर जो फॉर्म फिल करते टाइम फोटो लगे थे, अगर वो भी 10-15 फोटो रख सकते हो तो रख लो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? आधार कार्ड अपना रखिए, पैन कार्ड अपना रखिए, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। देखिए, जरूरत तो सिर्फ और सिर्फ इन 3-4 चीजों की है। पहले 10th की मार्कशीट, दूसरी सनद, तीसरा आधार कार्ड, चौथा आप लोगों की आईटीआई, जिस बेस पे आप सिलेक्शन ले रहे हैं। इन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, तुम रखना चाहो तो रखना चाहो क्या, बाकी की जो मार्कशीट आपकी 12th की मार्कशीट है, कई बार वो मांग लेते हैं, कई बार उन्हें जरूरत नहीं होती। हमसे मना कर दिया था कि आपको जरूरत नहीं है, मत दो, इनको जरूरत ही नहीं है। तो सेट में भी उनको अभी ना जोड़े। सेट में अगर जोड़ने की आवश्यकता है तो सिर्फ अपनी 10th की मार्कशीट, अपना इनकम सर्टिफिकेट, वो इनकम सर्टिफिकेट कह रहा हूं, अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है। अच्छा, डोमिसाइल तो रेलवे डोमिसाइल भी नहीं मांगता है, हमसे तो नहीं मांगा था, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के ही है, यहाँ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, तो रहने वाला तो यहीं का है। तो ये जब स्टेट लेवल की जॉब होती है वहां पे मांगा जाता है डोमिसाइल, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं मांगा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी अगर आपका बना हुआ है तो आप रख लीजिए, उसकी वैलिडिटी का कोई सीन नहीं है। चाहे 10 साल पुराना भी होगा तब भी वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें रख लीजिए। कई जगह पे मांगा जा सकता है, वैसे हमसे नहीं मांगा गया था, इलाहाबाद में मांगा नहीं गया था। समझ आ गई? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, ये हो गया, तो आपने ये चीजें देख ली। अब बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो सकता है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाए कि किस बेस पे आप इसके अंदर आते हो। ऐसे ही ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में भी मांगा जा सकता है, हमसे नहीं मांगा गया था और ना ही हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट था। ये बात मैं बता देता हूं। समझ आ गई इतनी बात? तो ये चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं, क्या बीए की मार्कशीट की जरूरत है? देखिए, बीए की मार्कशीट की जरूरत क्यों है? इन्हें नहीं चाहिए आपकी मार्कशीट, लेकिन कई बार वो ले लेते हैं इसलिए कि एचआरएमएस आईडी में आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख देंगे। जब जीडीसी एलडीसी आएगा तो आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं उसका अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे। समझ आ गई? वो बाद में भी जुड़ जाती है, ऐसी कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। कह रहे हैं एसडीएम लेवल का बना हुआ है, तहसीलदार, अगर डिजिटल बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, सक्षम अधिकारी ही उस पर साइन करता है, चाहे तहसीलदार हो चाहे एसडीएम हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हो गया, मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं मेडिकल की। तो जैसे ही आप लोगों का ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, वहां पे आप लोगों की बायोमेट्रिक सब कुछ होती है। आपके अंगूठे लगेंगे, आपकी आंखें, सब कुछ, पूरे डॉक्यूमेंट्स के सेट, एक सेट आपके पास रहेगा, एक सेट उधर रहेगा किसी के पास। मतलब इस तरीके से 2 सेट उन्होंने मंगाए हैं, तो आप 3 सेट 4 सेट बना के चलिए, कम से कम 4 सेट बना लीजिए, क्योंकि परेशान ना होना पड़े। समझ रहे हो आप लोग? फोटोकॉपी इनकी जरूर से जरूर आप लोगों के पास होनी चाहिए, एक्स्ट्रा भी रखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं। अब जैसे ही आपका एक ही दिन में, देखो, अब भागते फिरोगे इधर उधर तो आप लोगों का पीछे हो जाओगे आप लोग बाकी लोगों से। तो भागना नहीं है आप लोगों का, जब एक ही जगह सारी चीजें होंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को एक, जब आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा, तो सबसे पहले तो डीवी कंप्लीट होने से पहले आपके एक यहाँ पे टेक्नीशियन के नाम का, हमारे यहाँ एएलपीएन टेक्नीशियन का एक रिबन बनता है कि आप डीवी के लिए आए, उस पर लिखा हुआ होगा टेक्नीशियन डीवी, ठीक है? रिबन बनेगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक लास्ट में, जब आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक मेमो दिया जाएगा कि कल आप लोगों का जो मेडिकल है वो यहां है। कहां? जिस डिवीजन में, जैसे कि हम लोग गए थे, मान लेते हैं मुरादाबाद डिवीजन में गए थे, या मान लेते हैं हम एएलपी का गए थे प्रयागराज में, तो आपका जहां पे मेडिकल हो रहा है वो डीवी हो रहा है, वहां पर भी हो सकता है
और उस डिवीजन के बाकी हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कि हमारे यहां से प्रयागराज से लोगों को झांसी भी भेजा था, और प्रयागराज के प्रयागराज में भी थे, आगरा में भी भेजा था, मतलब बाकी जगह भी भेज सकते हैं वो जहां उन्हें उचित लगेगा। लेकिन हम लकी ऐसे थे कि हमारा आज यहीं पे डीवी था, और फिर इन लोगों को हमें जो है डीवी के लिए, वो मेडिकल के लिए भी अगले दिन सुबह वहीं पे बुला लिया था प्रयागराज के अंदर। लेकिन आप लोगों को इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो पूरा टाइम शेड्यूल करके भेजते हैं। जिनको दूर भेजना है उनको जल्दी भेज देते हैं, जिनको पास में ही रखना होता है उनको देर तक बैठाए रखते हैं और उनका सबसे लास्ट में डीवी कराते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको एक दिन का गैप भी दे देते हैं कि आपको परसों पहुंचना है अगर दूर होता है तो। समझ रहे हैं? इस टाइप से आप अपना मेडिकल के लिए जाएंगे। अब बात करते हैं मेडिकल की, तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। आपको डिटेल में चाहिए होगी वीडियो तो बता देना नीचे कमेंट करके, वो आपके लाइक से पता चल जाएगा कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आप सपोर्ट कर रहे होंगे तो निश्चित तौर से वो वीडियो आ जाएगी। अब जाते हैं जल्दी से मेडिकल के लिए क्या करना है। जैसे ही आप वो मेमो लेके पहुंचेंगे मेडिकल में, हॉस्पिटल में, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे आप लोगों को मिल जाएंगे लोग, वहीं पे बैठे हुए मिलेंगे। अरे यार इस पे मच्छर है। मेरे प्यारे बच्चों वहीं पे रहते हैं कुछ आपकी हेल्प करने के लिए कि आ जाइए, लाइए मेमो दिखाइए, वो आपसे मेमो लेंगे, ठीक है। अब आपका ग्रुप बना देंगे 5-5 लड़कों का, 7-7 लड़कों का। अब होगा क्या, इस ग्रुप को पहले आंखों के टेस्ट के लिए भेज दो। चलो भाई ग्रुप ए आंखों के टेस्ट के लिए जाओ, ग्रुप बी चलो आप ना ब्लड टेस्ट करा के आओ, ग्रुप सी एक्सरे करा के आओ, ग्रुप डी ये करके आओ। समझ रहे? इस टाइप से सब अलग। अब एक टाइम पे एक टेस्ट तो नहीं होगा ना, तो कुछ का आंखों का टेस्ट चल रहा होगा, कुछ का पेशाब का टेस्ट चल रहा होगा, कुछ का हार्ट का टेस्ट चल रहा होगा, कुछ का एक्सरे चल रहा होगा। इस टाइप से आपकी जांचें चल रही होंगी। कुछ का वही जो आप लोगों का टेस्ट होता है किसका, कलर ब्लाइंडनेस का, कुछ का कलर ब्लाइंडनेस का। ये बहुत जल्दी जल्दी होते हैं टेस्ट, बस ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपको ये ऐसे हाथ चला के, किसी पे भी ऐसे पलट के दिखाएगा, बताओ हाथ चला के दिखा दो, आप चला के दिखा दो, हो गया कलर विजन का टेस्ट। पाइल्स का भी टेस्ट होता है। पाइल्स का आप लोगों की पैंट उतरवा ली जाती है। समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा मत समझो पब्लिक में नहीं उतरवाई जाएगी, अकेले में उतरवाई जाएगी। लकीली कहीं कहीं पे होता है कि डॉक्टर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर में रहते हैं, बाकी देखते हैं। अभी बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, आंखों का टेस्ट। इसी से सब कुछ डिसाइड होता है। बाकी जो टेस्ट है ना वो नॉर्मल है, उसमें ज्यादा नहीं देखते। कुछ का काम होगा, मेरा हाथ मुड़ा हुआ था, तेरा अभी सही काम कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पैर मुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अभी सही काम कर रहा है ना, बस अभी सही काम करना चाहिए। अब कुछ लोगों का बीपी हाई हो जाता है, जब घबराओगे तो बीपी हाई होगा। ये घबरा किस लिए रहा है भाई, सिलेक्शन हुआ है, खुशी मना, टेंशन मत ले। आंखों से भी दिखना बंद हो जाएगा अगर रात को नींद पूरी नहीं करके जाओगे तो। ये बात मैं बता रहा हूं आप लोगों से। वहां पे आंखों के सामने अंधेरा आएगा, धुंधला दिखेगा, फिर काम खराब हो जाएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड गिर जाएगा, पता चल रहा है जो पोस्ट मिल रही थी वो भी नहीं मिली, फाइनल सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। इसलिए अपनी पूरी नींद लेके जाना है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे जब वो आपको दिखाएंगे सी, ठीक है, ऐसे करके सी बनी हुई होगी, पहले बड़ी पहले सबसे छोटी सी पढ़वाएंगे, आपसे कहेंगे बताओ इसका मुंह किधर है, आप कहोगे इधर राइट साइड है, फिर वो ऐसे करेगा बताओ किधर है, ठीक है, अप है। वो इंस्ट्रक्शन देंगे आपको किधर बताना है, वो बताएंगे अगर इधर होगा तो तुम्हें ये बताना है, इधर होगा तो ये बताना है, इधर होगा तो ये बताना है। मतलब वो अपने आप इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अप डाउन लेफ्ट राइट आपको सिर्फ ये बोलना है। समझ रहे हो? तो वो आपको सी घुमा घुमा के दिखाएंगे। और ऐसा नहीं है, आप सोच समझ के बोलिए, कोई जरूरी नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप देखिए जैसे ऐसे आंख ढकी हुई होगी, एक एक आंख ऐसे दिखवाएंगे ऐसे, तो आप आराम से, कई बार क्या होगा एक बार में दिखेगा नहीं, तो फोकस करिए आराम से और फिर बताइए कि सर इस साइड को है, ठीक है। ऐसे भी बता दोगे तो वो देखता है डॉक्टर, बता देगा, ठीक है। फिर इस साइड को है, ऐसे भी आप इंस्ट्रक्शन दे दोगे तब भी वो समझ लेते हैं, लेकिन बोलना जरूरी होता है। वो कहते हैं कि बोलो, ठीक है। बाकी 20 मीटर की, वो 20 फीट की डिस्टेंस पे बैठे हुए होते हो आप, जैसे यहां बैठे हुए होगे और स्क्रीन लगी होगी वहां पे, और फिर आप लोगों के एक हाथ ढक लेंगे गत्ते से, गत्ते से भी रख लेते हैं, चश्मे पे भी लगा देते हैं कई बार, ऐसे करके किसी भी चीज से ढक सकते हैं ऐसे, और आपसे दिखवाएंगे, फिर इससे पढ़वाएंगे। इस तरीके से सबसे मेन जो टेस्ट होता है वो यही होता है। इसके अलावा डार्क रूम टेस्ट होता है, आंखों का आप लोगों का देखते हैं कि कहीं आप ऑपरेशन करा के तो नहीं आए हो, तो इसमें बहुत सारे चीजें होते हैं, बाकी मैं डेप्थ में बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल ये बता दूं आपको, मेन टेस्ट आंखों का ही होता है। और अगर आपकी आंख पे चश्मा उस्मा लगा हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चे चश्मा लेके जाना, और जो डॉक्टर ने आपको नंबर सजेस्ट कर रखा है वो नंबर ले जाना, उससे काफी हेल्प होती है। और बाकी वहां पैसे वैसे किसी को मत देना। बाकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो बता देना नीचे कमेंट करके, वीडियो दे देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।